हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th भारतीय भवन फिजिक्स में चैप्टर 5वां है कार्य, ऊर्जा और शक्ति के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों। पहला प्रश्न देखिए क्या है। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। फिजिक्स में देखा जाए यानी भौतिक विज्ञान में देखा जाए, कार्य का होना उस स्थिति में कहा जाता है जब किसी पिंड पर, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उस वस्तु का विस्थापन हो, तो वैसी स्थिति में हम कार्य का होना कहेंगे। अगर बल लगाने के बावजूद विस्थापन नहीं होता है, वस्तु जरा से भी आगे की तरफ या पीछे की तरफ नहीं बढ़ पाती है, तो वैसी स्थिति में कार्य नहीं हो पाता है। समझ गए। फिजिक्स में कार्य किसे कहा जाता है? बल लगाया जाए और विस्थापन हो, तो वैसी स्थिति में कार्य होना कहा जाता है। तो आपको लिखना है, जब किसी वस्तु पर बल लगे और उस वस्तु पर बल लगने से विस्थापित हो, वो वस्तु विस्थापित यानी उसका विस्थापन हो, तब हम कहते हैं कि कार्य किया गया है। दूसरा देखिए क्या है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखें। तो ये कहलाता है धनात्मक कार्य। W = F/s यानी बल इंटू बल के दिशा में तय की गई दूरी, ये कहलाती है विस्थापन। ठीक है, तो ये धनात्मक कार्य हो गया, तो यही आपको लिखना है। और ऋणात्मक में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएंगे। ठीक है, तो यानी बल लगाया गया, किसी वस्तु पर बल लगाया गया, ये बल की दिशा में विस्थापन हो गया। और एक वैसा कार्य होता है कि बल लगाया गया लेकिन बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो गया, तो वो ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। तो आपको यही लिखना है क्योंकि ये धनात्मक कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। किसी वस्तु को 5 न्यूटन बल लगाकर उसे गतिशील किया जाता है। यदि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौटकर वापस आ जाए तो किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, बल तो लगाया गया लेकिन उसका विस्थापन जो है वो उसकी प्रारंभिक स्थिति ही हो गई, यानी विस्थापन का मान 0 हो गया। तो वैसी स्थिति में कार्य का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। कैसे होगा, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए, ये एक क्या है, एक वृत्तीय पथ है। यहाँ पे कोई पिंड है यानी कोई वस्तु है, 5 न्यूटन के बल लगने से ये एक बार चक्कर लगाई और पुनः उसी बिंदु पर आकर रुक गई। तो चक्कर तो लगाई लेकिन विस्थापन उसी स्थान पर रुक गई, तो विस्थापन 0 हो गया। तो कार्य का मान कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? W = F/s। ठीक है, तो W = F का मान कितना है? बल कितना लगाया गया? 5 न्यूटन बल लगाया गया, तो 5 और पुनः उसी बिंदु पर आ जाती है, तो विस्थापन कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो इंटू 0 यानी W = कितना हो गया? 0 हो गया, यानी कार्य का मान कितना होगा? 0। चौथा देखिए क्या है, 1 जूल को हमें परिभाषित करना है। किसे कहा जाता है 1 जूल? तो यहाँ पे 1 जूल का मतलब बताना है कि कोई व्यक्ति 1 जूल बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है। 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया गया है। क्या समझ में आया? ये कार्य की मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर तक वो चली जाए, तो उसे कहा जाता है 1 जूल कार्य हुआ है। यानी 1 जूल = 1 न्यूटन मीटर। और ये परिभाषा लिखना है और ये भी आपको लास्ट में लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है या एक वक्र पथ चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्वबल कितना कार्य किया गया? काफ़ी आसान सवाल है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कि जो इसमें कहा गया, आइए उसको पहले समझते हैं। एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है या एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। यहाँ पे देखिए, ये एक पिंड है और ये एक कोण पे, यानी ये क्या है, ये थीटा है, और यहाँ से फेंका जाता है तो ये एक वक्र पथ बनाता हुआ पुनः धरती पर यहाँ पे आ गिरता है। ठीक है, पिंड के पथ की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। ये प्रारंभिक और ये अंतिम, ये क्या है, ये एक क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये इस पिंड की, यानी यहाँ से फेंका गया, ऐसे वक्र पथ बनाते हुए यहाँ पे गिर गया, यानी दोनों क्या हो गए आपस में, ये बराबर हो गए। गुरुत्वबल द्वारा कितना कार्य किया गया? तो देखिए, यहाँ पिंड को फेंका जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्वबल नीचे की तरफ कार्य करता है, यानी mg, और फेंकने के बाद यहाँ पे पुनः आ जाता है
तो इसका विस्थापन शून्य हो गया। कैसे शून्य हो गया? क्योंकि ऊंचाई थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी। इस बिंदु से फेंका गया तो इसी बिंदु पे आ गया, यानी हम यहाँ पे ऊंचाई देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई की बात की गई है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर भी होता तो थोड़ी सी इसकी ऊंचाई हो जाती, लेकिन इतनी ऊंचाई से फेंकी गई और इतनी ऊंचाई पे आ गई, यानी इसका मतलब इसका विस्थापन शून्य हो गया। समझ में आ गया? तो कैसे निकालना है बल हमें? W=F/S। तो W=F का मान कितना है? तो गुरुत्व बल लग रहा है mg, और विस्थापन जो हो गया कितना हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, तो कितना होगा कार्य हो जाएगा शून्य आपका। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आपको लिखना है पिंड पर गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है। देखिए ऊपर की तरफ लगता है और इस दिशा में पिंड द्वारा विस्थापन शून्य है, अतः कार्य भी शून्य होगा। तो ये आपको पूरा ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया? तो आइए इसको पहले हम लोग डायग्राम के मदद से समझ लेते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर कोई उपग्रह है, वो घूम रहा है, तो उस उपग्रह पर गुरुत्व बल कितना कार्य किया गया? तो यहाँ पे पृथ्वी है सेंटर पे और यहाँ पे उपग्रह है, इसकी चक्कर ऐसे लगाता है यह उपग्रह पृथ्वी का। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर ये जो गुरुत्व बल F कार्य किया गया, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है। तो जब बल लगेगा इस तरफ, तो बल का विस्थापन देखिए, बल लंबवत लग रहा है तो विस्थापन कैसे होगा? वृत्तीय हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। बल अगर लंबवत लग रहा है किसी वस्तु पर तो उसका विस्थापन ऐसे वृत्तीय होता है, यानी विस्थापन कितना हो गया? S हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पे कोण कितना बना? 90 अंश का बना। तो हमें क्या निकालना है? गुरुत्व बल द्वारा कार्य निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया, यानी W कितना होता है? F/S होता है। तो F का मान कितना है? F का मान तो F ही रहेगा, लेकिन S का मान कितना है? बल लगने से विस्थापन इस तरफ हुआ और अंश भी कितना है? 90 अंश है, तो cos 90 हो जाएगा। ठीक है, S के स्थान पे। तो cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान होता है 0। तो बल का मान कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, W=0 आ गया जूल। तो ये आपको समझ में आ गया। तो उपग्रह द्वारा गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया? 0 कार्य किया गया। तो आपको ये बात लिखना है, किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि उपग्रह पर गुरुत्व बल और उपग्रह का विस्थापन हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। मैंने अभी आपको बताया बल ऐसे लग रहा है तो विस्थापन ऐसे होगा, क्योंकि ये लंबवत है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां देखिए, किसी वस्तु का त्वरण 0 हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हों। क्या आप इससे सहमत हैं? बताइए क्यों। तो इसका आंसर होगा हाँ, सहमत है, क्योंकि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला सभी बल का परिणामी 0 हो तो वस्तु का त्वरण भी 0 होगा। तो आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे यदि बाह्य बल, यदि कोई वस्तु पर बाहरी असंतुलित बल का मान 0 होगा तो उसका त्वरण 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेग परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे समझिए, ये कोई पिंड है, ये कोई वस्तु है और इस पर कोई बल लगा, इस पर बल लगा, तो उस बल का मान कितना है? असंतुलित बल है, लेकिन उसका बल का मान 0 है, ना के बराबर है। तो वेग, जब बल 0 होगा तो वेग, मान लीजिए इसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और वेग लगाने से 10 सेकेंड बाद वेग परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि बल जो है वो असंतुलित है। बल क्या है? उसका मान 0 है। तो 0 होने के कारण वेग परिवर्तन नहीं हुआ, तो वेग उतना ही रहेगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 10 सेकेंड के बाद उतना ही रहेगा। तो त्वरण हमें निकालना है, त्वरण का मान कितना होगा? तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, v2 - v1/t। v2 कितना है? 5 है। v1 कितना है? ये भी 5 है। समय कितना है? 10 है। 5 में से 5 गए 0/10, तो मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो a का मान आ गया 0, त्वरण 0 हो गया। कब हो गया? जब वेग परिवर्तन नहीं हुआ। वेग परिवर्तन कब नहीं होता है? जब बल असंतुलित हो और उसका मान 0 हो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये आपको ये पूरा लिखना है और ये भी आपको ड्रॉ कर लेना है सारा। इसके बाद देखिए 8वां क्या है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए हमें व्यंजक लिखना है। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक ये रहा, एनर्जी ऑफ काइनेटिक
इक्वल टू 1/2 यानी हाफ mv²। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब चाल या वेग होता है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपको ये पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान हो सकता है। तो यहाँ पे समझिए गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं होता, द्रव्यभार जो है वो ऋणात्मक में नहीं होता, और ये वेग जो है चाल के सापेक्ष है, यानी ये चाल भी कभी ऋणात्मक नहीं होता। अगर इसका मान ऋणात्मक भी हो तो 2 बार होने से धन में हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए वेग ऋणात्मक में ही आए, -1 या -2 आए तो ये 2 बार है, इसका मतलब ये तो धन हो जाएगा। और द्रव्यमान तो कभी ऋणात्मक में होता ही नहीं, इसका मतलब गतिज ऊर्जा ऋणात्मक में नहीं होगी। आपको क्या लिखना है, गतिज ऊर्जा ऋणात्मक में नहीं हो सकता है इसका मान। 10वां देखिए, ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु में जैसे जैसे वह ऊपर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है या कमी। तो कमी होती है, कैसे होती है? मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ से उसको ऊपर फेंका जा रहा है तो नीचे क्या कार्य करेगा, गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ कार्य करेगा, और विस्थापन हो रहा है ऊपर, यानी इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, ठीक, उल्टे कार्य कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, विरोध करेगा। तो एक बिंदु ऐसा आ जाएगा, धीरे धीरे गतिज ऊर्जा कम होगी और यहाँ पे रुक जाएगा और पूरा नीचे की ओर गिरने लगेगा। जब जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसका गुरुत्वीय जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो गतिज ऊर्जा में कमी है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 11 क्या है, समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं को h तथा 2h ऊंचाई पर रखा गया है, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, स्थितिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान पर भी डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान तो बराबर है, लेकिन ऊंचाई एक की कम और एक की दुगनी है। तो क्या स्थितिज ऊर्जा का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले वस्तु की ऊंचाई h है, दूसरे की कितनी है, 2h है। h से h कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, 1:2 बचा। तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 12 नंबर, क्या किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है। तो बिल्कुल नहीं। जब गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती तो स्थितिज ऊर्जा भी ऋणात्मक नहीं होती, नहीं हो जाएगा। 13 देखिए, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, तो कार्य करने की समय दर को क्या कहा जाता है, शक्ति यानी पावर कहा जाता है, ठीक है। 13 हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14 है, कोई पिंड एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, गिरते समय किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतर हो रहा है। तो देखिए हमें ऐसे लिखना है, यहाँ पे गिरते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। प्रश्न क्रमांक 15 क्या है, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंततः पृथ्वी पर पहुंचने पर रुक जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो इसे आपको आंसर करना है, पिंड की गतिज ऊर्जा ऊष्मा और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। मान लीजिए कोई पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है तो धरती से टकराने के बाद क्या होगा, वो गतिज ऊर्जा यानी टक्कर के बाद जो टकराएगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी और उसमें साउंड भी उत्पन्न होगा, आवाज़ उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यही आपको लिखना है, गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में और ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। 16 नंबर देखिए क्या है, शक्ति क्या है, हमें पावर की परिभाषा करनी है। शक्ति की परिभाषा ऐसे करेंगे, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति यानी पावर कहा जाता है। शक्ति कार्य करने की समय दर है, और आपको ऐसे लिखना है P = W/T। शक्ति क्या है, कार्य करने की समय दर कहलाती है, ये आपको लिखना है। और आपको ये सही मात्रक भी लिख लेना है, मात्रक होता है वाट। 17 नंबर देखिए क्या है, 1 वाट शक्ति को परिभाषित करना है। तो 1 वाट शक्ति की परिभाषा ऐसे करेंगे, यानी 1 वाट शक्ति का मतलब क्या होता है, जब 1 जूल की ऊर्जा 1 सेकंड में खर्च होती है तो शक्ति 1 वाट कहलाती है, ठीक है। 1 वाट शक्ति का मतलब ये, यानी देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय, यानी कार्य का क्या होगा, जूल होगा, समय की क्या होगा, ऐसे मात्रक सेकंड होगा, यानी वाट होगा। तो 1 वाट क्या होगा, जूल प्रति सेकंड। 18 नंबर देखिए, 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा देना है। तो हम यहाँ से करेंगे, 1 किलोवाट अर्थात 1000 वाट क्षमता वाली मशीन 1 घंटे तक उपयोग में लाई जाती हो, तब हम कहते हैं कि क्या कहते हैं कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कहा जाता है, तो यही आपको लिखना है।
इसके बाद देखिए 19 नंबर, 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय यानी खर्च हुई ऊर्जा कितने किलोवाट घंटे के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम दिया गया मान नोट करेंगे। यहाँ पे ऊर्जा देखिए कितना है 1 किलोवाट, समय कितना है 1 घंटे हैं, तो हमें क्या निकालना है, हमें ऊर्जा निकालना है। तो पहले दिया गया मान हम लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, शक्ति 1 किलोवाट, समय 1 घंटा, तो ऊर्जा का फॉर्मूला शक्ति इंटू समय, तो शक्ति कितना है 1 है, समय कितना है 1 घंटा है, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे ये किलोवाट है और ये घंटा है, तो 1 किलोवाट आवर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर देखिए, ऊर्जा रूपांतर की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहा जाता है। 21 देखिए, यदि दो व्यक्ति, काफ़ी ध्यान से समझना है, दो व्यक्ति हैं, 50 केजी द्रव्यमान की दो वस्तुओं को अलग अलग 2 तथा 5 मिनटों में 50 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति हैं और दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान 50 केजी है और अलग अलग समय में लेकिन ऊंचाई समान है, 50 मीटर ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो वस्तु पर किस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा। तो इसका आंसर है किया गया कार्य समान होगा। कैसे होगा आइए समझते हैं। तो कार्य जो है वो समय पे डिपेंड नहीं करता, वो द्रव्यमान और ऊंचाई पे डिपेंड करता है। द्रव्यमान दोनों का समान है, 50 केजी है, और ऊंचाई भी दोनों का समान है। तो यहाँ पे देखिए ये धरातल है और ऊंचाई यानी 50 मीटर है। दो वस्तुओं को ले जाया जाता है अलग अलग समय में, लेकिन ऊंचाई 50 मीटर यहाँ पर ले गया गया, तो यहाँ पर ले जाया गया। हम जानते हैं कि h ऊंचाई तक ले जाने पर वस्तु की कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा जो है तो कार्य जो हो गई वो स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाती है। तो P ये बराबर हो गए, तो फार्मूला क्या होता है mgh। हम पहला निकालेंगे W1, तो क्या है m पहले का द्रव्यमान है 50 केजी। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान हम 10 लेंगे। h देखिए ऊंचाई कितनी है 50 है, तो 25 जूल आ गया, 2500 जूल आ गया। फिर वैसे ही दूसरे कार्य के लिए भी कितना है, तो जो द्रव्यमान है बराबर है 50 से और गुरुत्वीय त्वरण 10 लेंगे और ऊंचाई सेम है, तो 50 उतना ही 2500 जूल। इसलिए W1 = W2, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो आपको क्या लिखना है, किया गया कार्य समान होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक आखिरी है सेशन का। यदि किसी मशीन को 5000 जूल कार्य करने में 10 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो यहाँ पे शक्ति का फॉर्मूला कार्य बटे समय। कार्य कितना है, तो कार्य है 5000 आपका, समय कितना है 10 सेकंड है, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना होगा 500। क्या है ये वाट है, शक्ति है तो पावर निकल गया 500 वाट। तो उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।